स्टूडेंट्स, तो आज हम फिर से वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेंगे यहाँ पर, जो कि शाहू स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अब देखो, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg is moving with, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। विथ अ मोमेंटम ऑफ 10 kg मीटर पर सेकंड, a force of 0.2 Newton acts on it in the direction of the body बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। फॉर 10 सेकंड, the increase in its kinetic energy is, the increase in its kinetic energy is, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है, जिसमें पहला ऑप्शन है 2.8 जूल, दूसरा ऑप्शन है 3.2 जूल, तीसरा ऑप्शन है 3.8 जूल, चौथा ऑप्शन है 4.4 जूल। तो इसको सॉल्व करना है बेटा आपको। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आपको पूछा है, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? डिफरेंस होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो अब देखो यहाँ पर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा उसका? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो आपको कैलकुलेट करना क्या है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन है हम जानते हैं। ओके, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू, अब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन क्या है? p²/2m, तो ये p1 लिखते हैं। ओके, तो मोमेंटम कितना दे दिया है? 10, तो यहां पर हम लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, अब इसका मास कितना है? 5, तो 100 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ गया? 10 मोमेंटम। ओके, तो ये मोमेंटम है 10 आ गया, सॉरी ये काइनेटिक एनर्जी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 10 जूल आ गया। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है। ओके, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? अब यहाँ पर तो अब जैसे मोमेंटम जो होता है, जैसे इंपल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम, और इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। ओके, तो चेंज इन मोमेंटम दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। इंपल्स फोर्स इनटू टाइम भी होता है, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम भी होता है। अब चेंज इन मोमेंटम क्या है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, बराबर है। तो फोर्स हमारे पास रिलेशन है ना ऐसा, फोर्स दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये रिलेशन है, इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो P2 माइनस P1 दैट इज इक्वल टू F इंटू 2, तो P2 फाइनल मोमेंटम निकालेंगे, जिससे हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो P2 माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है? 10, फोर्स कितना यहाँ पर है? फोर्स कितना लगाया? फोर्स 0.2, और टाइम टाइम कितना है? 10, तो ये P2 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू, ये आ गया यहाँ पर 2, तो P2 इज इक्वल टू 10 प्लस 2, तो P2 फाइनल मोमेंटम आ गया हमारे पास 12, तो 12 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास आ गया फाइनल मोमेंटम। ओके, अब
फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हम यहाँ पर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी P2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, तो हम यहाँ पर निकालेंगे। ओके, तो ये P2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, तो ये P2 स्क्वायर, P2 कितना आ गया हमारे पास, तो ये 12, तो 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास कितना है हमारे पास, बॉडी ऑफ मास 5 kg, तो ये 5 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत आसान है। तो बस हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी चाहिए था। तो ये जो डेटा है, तो इस डेटा से हम कुछ फार्मूले इस तरह से यूज करके भी हम उसको निकाल सकते हैं। ये 144 आ गया और ये 10, तो ये आ गया 14.4 जूल। अब हमें पूछा है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, तो ये आ गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बराबर है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 14.4 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है 10 जूल, तो ये कितना आ गया हमारे पास 4.4 जूल, 4.4 जूल हमारा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया। ओके, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी 4.4 जूल, मतलब कौन सा ऑप्शन यहाँ पर, डी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। तो ऐसे सवाल ज्यादातर आपको पूछे जाएंगे, ऐसे सवालों की प्रैक्टिस आपको करनी है। समझ में आ रहा है? तो ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट, अच्छा ये ग्राफ वाला हम देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्राफ वाले क्वेश्चंस देखे थे। ग्राफ के क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड आपको पूछे जाएंगे। तो दे दिया है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड with a certain initial velocity, with a certain initial velocity, initial velocity, assume that there is, assume that there is no resistance due air, there is no resistance, no resistance due air, due air among the graph below। आपको पूछा है among the graph below, the graphs below, the graph that is not, the graph that is not an appropriate, an appropriate representation, appropriate representation of the motion, of the motion of the ball, of the ball is। तो जो करेक्ट नहीं है, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट, तो जो करेक्ट नहीं है ये ग्राफ हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन, ये पहला दे दिया है इधर फिगर, इसको नंबर 1 लिखते हैं फिगर को। ये टाइम
वर्सेस काइनेटिक एनर्जी वाला ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी। तो आपको कुछ ऐसे ग्राफ दे दिया है, लाइक दिस। सेकंड, पोटेंशियल एनर्जी टाइम, पोटेंशियल एनर्जी। पहले ग्राफ मैं बनाता हूं, फिर बाद में आप देख लेना, लाइक दिस। थर्ड, तीसरा ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी, हाइट ऑफ द बॉल। हाइट ऑफ द बॉल एंड काइनेटिक एनर्जी। कल एक प्रीवियस लेक्चर में हमने एक ले लिया था ऐसे टाइप का, तो उससे रिलेटेड देखो कुछ बनता है क्या। और लास्ट है पोटेंशियल एनर्जी, स्पीड ऑफ द बॉल, स्पीड ऑफ द बॉल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये भी कुछ ऐसे दे दिए, ऐसे ही जो ये है वही है ये। ओके, चलो इस तरह से ये ग्राफ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है मतलब सी, और ये डी ऑप्शन 4। तो आपको यहां पर पूछा है द ग्राफ इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल। अब देखो यहां पर हम पहले को चेक करेंगे काइनेटिक एनर्जी और टाइम का रिलेशन। तो जैसे टाइम यहां पर मतलब बढ़ता जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। ओके, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, बॉल को हमने ऊपर फेंका है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो जब वो ऊपर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0 होगा। फिर वहां से रिबाउंस होकर नीचे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ है, तो ये सही ग्राफ है। कल हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, इसको हमने सही बोला था। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी, अब दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी और टाइम। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगा, टाइम जैसे बढ़ता जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी एक हाइट तक जाएगा, फिर वहां से नीचे जाएगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी है वो भी कम होता जाएगा। तो ये भी सही है। तीसरा देखो हाइट ऑफ द बॉल और काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक, अब हाइट ऑफ द बॉल, जैसे हाइट पे है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, मैक्सिमम होता है, मिनिमम, मिनिमम होता है हाइट पे। ओके, अब जैसे हाइट यहाँ पर घट रही है तो ये गलत है पोजीशन, क्योंकि पहले ही हाइट में क्या हो रहा है, ये मैक्सिमम दिखा है, तो ऐसा नहीं होता, मिनिमम होगा। ओके, तो एक हाइट पे अगर रहता है बॉल तो काइनेटिक एनर्जी उसका कितना रहता है, 0 रहता है, कम रहता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहता है। तो ये जो है, ये वाला पोर्शन जो है उसने सही बताया। ओके, तो एक्चुअली ये सही मतलब ये जो है ये गलत है और आपको गलत ही पूछा है, तो ये ऑप्शन सही रहेगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, और ये तो सही है, पोटेंशियल एनर्जी और स्पीड ऑफ द बॉल। ओके, तो ये इस तरह से हम उसको स्टडी कर सकते हो। तो थर्ड ऑप्शन जो है सी ऑप्शन, तो ये सी ऑप्शन, इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ग्राफ को भी आपको स्टडी करना है। ऐसे भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे मतलब शावर स्क्रीनिंग टेस्ट में तो पूछेंगे, लेकिन आप अगर आगे चलकर कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ऐसे जो क्वेश्चंस है आपको पूछे जाते हैं, चाहे नीट हो, जेई हो, इस तरह के सवाल भी आपको ऐसे ग्राफ के माध्यम से पूछे जा सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, when a player hits a football, when a player
hits a football, hits a football it moves along the curved path. It moves along the curved path and then falls and then falls to the ground to the ground. What is the work done? What is the work done by the force by the force of gravity, force of gravity on the football, on the football. ध्यान से देखो अब यहाँ पर ऑप्शन है पॉजिटिव, हमने सारे केसेस स्टडी किए, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ये सारे केसेस हमने ऑलरेडी स्टडी किए. ओके, पॉजिटिव नेगेटिव सी जीरो एंड डी अनडिफाइंड. अनडिफाइंड. देखो क्या पूछा है, व्हेन अ प्लेयर. तो हमने सारे ऐसे अलग अलग केसेस स्टडी किए थे, जैसे पहला लेक्चर है हमारा तो इसी बेस पे था. वैसे भी सवाल आप, मैंने कहा था उस टाइम भी ऐसे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं. तो व्हेन अ प्लेयर हिट्स अ फुटबॉल इट मूव्स अलोंग द कर्व्ड पाथ. तो जैसे ही एक फुटबॉल प्लेयर हिट करता है बॉल को तो ये कर्व्ड पाथ में मूव करता है एंड देन फॉल्स टू द ग्राउंड, और ग्राउंड की तरफ आता है. व्हाट इज द कर्व्ड पाथ, मतलब ये इस तरह से कुछ ऐसे मूव कर रहा है. ओके, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हर बार देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको कैसे एक्ट हो रहा है. तो ये कर्व्ड पाथ है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, कुछ ऐसे ये सिचुएशन बन रहा है. तो एंगल दोनों के बीच में कितना है, 90 डिग्री. ओके, तो जैसे ही एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो वर्क डन कितना रहेगा, जीरो रहेगा. एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस 90 की वैल्यू कितनी है, जीरो. तो वर्क डन कितना रहेगा, जीरो. तो यहाँ पर जीरो लग रहा है. ओके, तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो जीरो है. फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स कुछ अलग हो सकता है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो यहाँ पर कितना बन रहा है, जीरो हो रहा है. तो क्या पूछा है, सिचुएशन क्या है, इस हिसाब से हमें उसको देखना पड़ता है. समझ में आ रहा है. तो ऐसे भी क्वेश्चंस की तरफ आप मतलब ध्यान दे दो. चलो नेक्स्ट. अगला सवाल. ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. एन इलेक्ट्रिक आयरन, एन इलेक्ट्रिक आयरन draws a current, draws a current of 15 ampere from a 220 volt supply. 220 volt supply, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. what is the cost of what is the cost of using iron for using iron for 30 minutes every day for 15 days, for 15 days. If the cost of unit, if the cost of
unit is 2 rupees, 2 rupees, और 1 यूनिट किसके बराबर होता है आप जानते हैं? 1 यूनिट किसके बराबर होता है? ये दे दिया है 1 किलोवाट आवर के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर के बराबर। तो ऑप्शन है इसमें, आप सॉल्व करने की कोशिश करो। तो रुपीज में कितना है? 49.50 रुपीज। सेकंड 60 रुपीज। तो ये कॉस्ट कितनी होगी ये देखना है, 40 रुपीज। एंड डी ऑप्शन है 10 रुपीज, 10 रुपीज। देखो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है, फिर मेरे रिजल्ट के साथ आप इसको टैली करो। ओके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 15 एम्पियर। ओके, तो फ्रॉम अ 220 वोल्ट सप्लाई व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग आयरन? ओके, कोई प्रेस कर रहा है, स्त्री है, जो भी हम बोल सकते हैं उसको। 30 मिनट्स एवरी डे वो 30 मिनट्स वर्क कर रहा है, तो 15 डेज में कितनी कॉस्ट होगी? कितना मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है और उसकी कितनी कॉस्ट होगी? 1 यूनिट की वैल्यू है वहां पर, यहाँ पर 1 किलोवाट आवर में। तो पहले हम किलोवाट आवर में देखेंगे। एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी ड्रॉन। ओके, इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्रॉन कितनी है? तो हीट का फार्मूला हम यहाँ पर लगा सकते हैं, एनर्जी ड्रॉन दैट इज हीट आई स्क्वेयर आर टी। ये हमारे पास रिलेशन है, बेसिक रिलेशन। ओके, आई स्क्वेयर आर टी। अब यहाँ पर करंट दे दिया है, रेजिस्टेंस नहीं है इसका। ओके, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं वोल्टेज के फॉर्म में। तो हम यहाँ पर आई स्क्वेयर इंटू आई टी ऐसे भी लिख सकते हैं, आई आर इंटू आई टी। तो आई स्क्वेयर आर टी बन गया ना, बराबर है। तो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम इसको। तो ये आई आर किसके बराबर होता है? ओम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। तो यह यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी आई टी। तो ये V और ये आई टी सामने। ओके, तो अब तीनों ही हमारे पास है, तो कितना एनर्जी हम निकाल रहे हैं ये भी यूज कर रहे हैं, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो V कितना है? सप्लाई 220। करंट कितना है यहाँ पर? 15 एम्पियर। और टाइम कितना है? 30 मिनट। ओके, तो 30 मिनट अब आवर में हम उसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये आवर में चाहिए 1 किलोवाट आवर के फॉर्म में, क्योंकि 1 यूनिट कितना यूनिट वहां पर यूज हो रहा है पहले हम निकालेंगे। और हर एक यूनिट की वैल्यू कितनी वहां पर? 2 रुपीज। तो 2 रुपीज से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। तो ये आवर्स में हम लिखते हैं, तो उसको लिखेंगे हम हाफ। समझ में आ रहा है? हाफ आवर। अब ये किलोवाट में कन्वर्ट करना, ये तो वाट में आ जाएगा, तो किलोवाट में कितना कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर नीचे 1000 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये यूनिट के फॉर्म में आ जाएगा, किलोवाट आवर के फॉर्म में आ जाएगा, ये जो भी है किलोवाट आवर के फॉर्म में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये 2 से ये आ जाएगा 110। ओके, 15। तो ये कितना आ रहा है 1650 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये कैंसिल हो गया, तो हम यहाँ पर 1.65 आ रहा है आंसर। तो एनर्जी जो है यहाँ पर मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 1.65 किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर 1.65। अब ये 15 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना डेज हम यूज कर रहे हैं, तो एक दिन में इतना। तो फॉर 15 डेज, फॉर 15 डेज तो कितना आ जाएगा? 50 इंटू 1.65। तो हम कैलकुलेट करेंगे उसको 50 इंटू 1.65। तो इसका कैलकुलेट 1.65 15 का कैलकुलेशन कितना आ रहा है? 24.75। ओके, तो 24.75। ओके, तो 24.75 किलोवाट आवर, किलोवाट आवर इतनी एनर्जी वहां पर यूज हो रही है। ओके, और एक मतलब ये इतने यूनिट्स 24.75 यूनिट्स यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। ओके, किलोवाट आवर, तो ये बस एच भी लिख सकते हैं, तो KWH। तो इतने यूनिट्स हम यूज कर रहे हैं,
वो जो आयरन है, तो 30 मिनट्स अगर हम रोज उसका यूज करेंगे तो कितना एनर्जी वहां पर यूटिलाइज हो रहा है, 24.75 किलोवाट आवर। और हर यूनिट, तो 24.75 यूनिट्स यूज हो रहे, और हर यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 2 रुपीज। तो हम 24.75 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49.50 रुपीज। ओके, ये रुपीज के फॉर्म में। तो ये कितना आ रहा है, 49.50 रुपीज। तो इतना यहाँ पर कॉस्ट लगेगा। ओके, कॉस्ट ऑफ, तो टोटल 15 डेज में इतने रुपीज की यहाँ पर हम क्या करें, जो एनर्जी है यूटिलाइज हो रही है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चन की भी आपको करनी है। ओके, ऐसे मतलब बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में भी ऐसे सवाल आपको पूछे जाते हैं, चाहे शावो स्क्रीनिंग टेस्ट हो, एनटीएससी हो, नीट वाले सवाल हो, तो ऐसे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलो अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट। ये आसान सवाल लेते हैं थोड़ा सा। एन इलेक्ट्रिक आयरन, एन इलेक्ट्रिक आयरन इज कनेक्टेड, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इज कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट, टू अ 200 वोल्ट मेन सप्लाई, main supply, and draws a current, and draws a current of 4 ampere. What is the power rating of the iron? What is the power rating of the iron? Iron. तो ऑप्शन है पहला 800 वॉट, दूसरा ऑप्शन है 50 वॉट, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो उसको। तीसरा ऑप्शन है 1.106 वॉट, और लास्ट ऑप्शन है 112 वॉट। ओके, ध्यान से सॉल्व करो। तो आसान है, पावर निकालना है आपको, दे दिया है यहाँ पर वोल्टेज दे दिया है मेन सप्लाई, और करंट दे दिया है। ओके, तो पावर का कौन सा रिलेशन है, पावर मतलब क्या, वर्क डन बाय टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके, वर्क डन डिवाइड, लेकिन अब वर्क डन तो नहीं है, मतलब कोई फोर्स नहीं, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। लेकिन पावर का एक फार्मूला है जो कि यहाँ पर वी आई, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। तो ये मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पावर दैट इज इक्वल टू वी आई। तो यहाँ पर वी कितना दे दिया है, 200, और आई कितना है, 4, तो ये आ गया 800 वॉट। तो ये आसान सवाल है, लेकिन कभी कभी ये जो फार्मूला है बहुत मतलब बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये पावर का ये वी आई वाला, बहुत ज्यादातर बच्चे तो यही देखते हैं पावर वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, तो फोर्स नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अगर इस केस में अगर आपको पावर निकालना है तो ये जो वी आई वाला जो फार्मूला है, जो मैंने बताया था आपको किस तरह से उसको कैलकुलेट करना है प्रीवियस लेक्चर में, तो ये फार्मूला आपको भूलना नहीं है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे जो सवाल होते हैं तो इसको मतलब नजरअंदाज करते हैं, तो इसको भी आपको समझ में आना चाहिए। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट, a boy is rot a boy is rotating a boy is rotating a boy is rotating in a circular motion, in a circular
motion. A stone of mass 500 gram by using a string of length 50 centimeter with a speed 10 centimeter per second. What will be the work done? What will be the work done by the force applied by the boy? अच्छा क्वेश्चन है. तो ऑप्शन है इसमें पहला ऑप्शन 0.01 पाई जूल, सेकंड ऑप्शन है पाई जूल, थर्ड ऑप्शन है 10 पाई जूल और लास्ट ऑप्शन है 0. तो ध्यान से देखो बेटा, ऐसे सवाल अगर आपको पूछे जाते हैं तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं. तो ऐसे केस में आपको कैलकुलेशन नहीं करना, बस देखना है. अगर कभी 0 वगैरह ऐसा आता है ना ऑप्शन में, तो मतलब देखना है कि क्या वो मतलब इस तरह से दिया है. जरूरी नहीं कि हर बार आंसर 0 आ जाए. बहुत बार बच्चे 0 देख के फिर उसको राइट कर देते हैं. सवाल क्या पूछा है इसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है. अ बॉय इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर मोशन. ओके, तो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है. अ स्टोन ऑफ मास 500 ग्राम बाय यूजिंग अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर with a speed of 10 centimeter per second. What will be the work done by the force applied by the boy? तो अप्लाइड बाय द बॉय पूछा है और वो ऐसे स्ट्रिंग को करके ऐसे क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है, घुमा रहा है. तो देखो वहां पर जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है उसमें. मतलब बॉय जो वहां पर एक्ट कर रहा है वो कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है. तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ये हमेशा 0 होता है जब जब भी कोई चीज ऐसे घूमती है. ओके, सर्कुलर मोशन में घूमती है, तो इस केस में वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कैसे रहता है, 0 रहता है. वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ एक्टेड होने वाला फोर्स जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, तो हमेशा 0 ही रहता है. तो कोई भी मतलब ये सिचुएशन दे दी है, लेंथ दे दिया है, ये मास दे दिया है, तो झट से फिर कैलकुलेशन करना फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन है, स्पीड कितनी है, ये सब फिर कैलकुलेशन करते अगर बैठोगे तो फिर तुम्हारा आंसर नहीं है. सरकमफ्रेंस है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 पाई आर, तो इस तरह से. अच्छा, अरे देखो पाई भी दिख रहा है तो शायद 3 वाले ऑप्शन हो सकते हैं. तो ये कंफ्यूजन मन में नहीं होना चाहिए. क्या पूछा है तो वहां पर आंसर आपको, जरूरी नहीं कि हर बार अगर कोई अलग पूछा होता यहाँ पर, ओके, वर्क डन बाय द बॉय की वजह अगर कुछ अलग पूछा तो चाहे मतलब इस केस में सिचुएशन कुछ अलग हो सकती है, तो वो अलग आंसर आ सकता था. तो लेकिन इस सिचुएशन में आपको 0 आंसर आएगा. समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चंस की भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है. चलो नेक्स्ट. अगला सवाल. A person of mass, a person of mass 50 kg runs up two staircase of 40 steps in 6 seconds.
in 6 seconds. If the height of each step is 15 centimeter, then his power will be then his power will be। तो g की वैल्यू आपको दे दिया है, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की दे दी। तो यहाँ पर ऑप्शन है 300 वॉट, बी ऑप्शन है 500 वॉट, सी ऑप्शन है 600 वॉट और डी ऑप्शन है 1000 वॉट। चलो तो निकालो उसको, पावर निकालना है। तो पावर का बेसिक फार्मूला क्या है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो पावर क्या है हमारे पास, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क डन क्या होता है यहाँ पर mgh, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर, h ऊपर जा रहा है स्पेस में, फोर्स कितना है mg, या फिजिकल टू mg, ऊपर जा रहा है तो mg लग रहा है, तो mgh डिवाइडेड बाय टाइम। तो मास कितना है 50, जी की वैल्यू कितनी दे दी है 10, और हाइट देखो 40 स्टेप्स है, और हाइट ऑफ इस स्टेप कितना है 50 सेंटीमीटर। ओके, तो ये 40 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100, 15 डिवाइडेड बाय 100 क्यों किया समझ में आ रहा है आपको। तो ये सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन हो गया, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पर टाइम कितना है 6 सेकंड, 6 सेकंड बस कैलकुलेट करना है आप, अब ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, तो ये कितना आता है देखो यहाँ पर, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 5, तो ये 200 इंटू, ये कितना आ रहा है यहाँ पर, ये 200 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 6, इतना ही बच रहा है ना। ओके, तो ये 3, ये 5, ये 1000 डिवाइडेड बाय 3, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है क्या। अच्छा, 3, ये 2 आ रहा है ना इधर। ओके, 3 से अगर यहाँ पर डिवाइड कर दिया तो 2, तो ये आ गया 5, तो ये नीचे 2 है। ओके, तो ये कितना आ रहा है 500, सो दिस इज 500 वॉट, डन। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, 500 वॉट। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिक फार्मूला है पावर का, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। लेकिन ये कन्वर्जन जो है, मतलब ये 50 स्टेप्स, हर एक स्टेप्स की हाइट 15 सेंटीमीटर है, 40 स्टेप्स वो जा रहा है ऊपर, तो कौन सा पावर का फार्मूला लगाना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट mgh कब लगाना है, या फिर सिर्फ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट fs कब लगाना है। ओके, तो ये हमें मालूम होना चाहिए, तो इसलिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के हम प्रैक्टिस लास्ट 4 डेज से कर रहे हैं। अगले लेक्चर में भी हम कुछ पावर से रिलेटेड या फिर काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड, वर्क एनर्जी रिलेटेड कुछ हम अलग से क्वेश्चंस लेंगे, जैसे इंजन की इफिशियंसी का जो कभी कभी क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। तो ऐसे भी सवाल हम अगले लेक्चर्स में कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।